हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, सिलेबस आ चुका है, बुक्स मिल चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास सेमेस्टर 4 में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। आज से हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट में जो जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं या सोल के स्टूडेंट हैं, बीकॉम प्रोग्राम के हैं या ऑनर्स के हैं, सभी का सिलेबस सेम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और जो एग्जाम में कंसेप्ट आने हैं वो सारी चीजें सेम ही हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सारी चीजें कवर करवाऊंगा। एक एक करके पांचों यूनिट कवर करवाऊंगा। वीडियो के पार्ट्स में आएंगी, एक चैप्टर की जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो सारे आपको अपडेट मिलता रहेगा यहीं पर चैनल पर। ये जो सारी चीजें मैं कवर करवाने वाला हूँ, ये जो मैंने अपनी खुद की बुक बनाई है उसमें से कवर करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज की ये बुक है। आपको अगर परचेज करनी है तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप मेरे को डीएम करिए, वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी कि कैसे आपको परचेज करनी है। और इसी में से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। सारा कंटेंट आपको कवर करवाया गया है इस बुक के अंदर। बाकी साथ में आपको 2 पीवाईक्यूज भी दिए गए हैं, तो इसलिए ये बेनिफिशियल होने वाली है बुक आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज की वीडियो में हमें देखना है कॉस्ट क्लासिफिकेशन से। इससे पहले का जो भी कंसेप्ट है वो मैं आपको इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 में कवर करवा चुका हूँ। वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर वो वीडियो अपलोड हो रखी है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। आज का कंसेप्ट हमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करना है। तो क्लासिफिकेशन बाय नेचर और एक्सपेंस। नेचर और एक्सपेंसेस के बेसिस पर हमने कितने टाइप की कॉस्ट देखी है। पहली है कि मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मटेरियल कॉस्ट के अंदर मटेरियल की कॉस्ट आती है, वो चाहे प्रोडक्शन में किसी भी चीज के लिए यूज किया गया मटेरियल हो, मटेरियल कॉस्ट के अंदर आएगा। इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फ्राइट इनवर्ड, टैक्सेस, ड्यूटीज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इसके अंदर मटेरियल की कॉस्ट, फ्राइट इनवर्ड मटेरियल को लाने की कॉस्ट, मटेरियल के ऊपर टैक्स, ड्यूटी, इंश्योरेंस, जो कुछ भी लग रहा है वो सारी आपकी मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगी। नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट मींस द पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय परमानेंट और टेम्परेरी फॉर देयर सर्विसेज। सर्विसेज के लिए लेबर को जो भी हमने पेमेंट करी है, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो या टेम्परेरी एम्प्लॉय हो, वो लेबर कॉस्ट के अंदर आएगी। लेबर कॉस्ट इंक्लूड सैलरी एंड वेजेस पेड टू परमानेंट एम्प्लॉय, टेम्परेरी एम्प्लॉय एंड ऑल्सो टू एम्प्लॉय ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। इसके अंदर सैलरी जो हम पे करते हैं या वेजेस पे करते हैं, चाहे वो हमारा परमानेंट एम्प्लॉय हो, चाहे टेम्परेरी एम्प्लॉय हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोई एम्प्लॉय हो, उन सभी की कॉस्ट जो होती है वो लेबर कॉस्ट का पार्ट बनती है। फिर आती है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस आर अदर देन मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट विच आर इन्वॉल्वड इन एन एक्टिविटी। कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए लेबर और मटेरियल के अलावा जो भी कॉस्ट आती है वो हमारी एक्सपेंसेस के अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बाय रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। जो कॉस्ट है उसका कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट से क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन डायरेक्टली एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एन इकोनॉमिकली फिजिबल वे। ऐसी कॉस्ट जिसे हम डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट को, वो कहलाती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वेजेस ऑफ दोज वर्कर हु आर रेडिली आइडेंटिफाइड और लिंक्ड विद द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्कर जो कि डायरेक्टली लिंक होते हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, और जिनकी वेजेस या सैलरी को हम उनको डायरेक्ट एलोकेट कर सकते हैं, वो आती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर विच आर आइडेंटिफाई और लिंक टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली लिंक होते हैं कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट ऑब्जेक्ट से, लेकिन ना तो वो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर होते हैं ना डायरेक्ट लेबर के अंदर होते हैं, वो आते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनका उल्टे होते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन नॉट डायरेक्टली एलोकेटेबल टू पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऐसी कॉस्ट जिसे हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट ना कर पाए मटेरियल की, ऐसी कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ वेजेस ऑफ एम्प्लॉय विच आर नॉट डायरेक्टली एलोकेबल टू पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। ऐसी लेबर की कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एलोकेट ना हो कॉस्ट सेंटर को, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाती है। इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस में क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में तो एक्सपेंसेस अदर देन नेचर ऑफ मटेरियल और लेबर एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेबल टू पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली एलोकेटेबल नहीं होते हैं और ना ही तो इनडायरेक्ट मटेरियल में आए होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर में आए होते हैं, उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पर हमने कॉस्ट को क्लासिफाई कर रखा है। पहला आएगा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
तो प्रोडक्शन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए जो जो हमें कॉस्ट लगती है वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। दीज रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ एन अंडरटेकिंग। किसी भी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है उसे चलाने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर आती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर जनरल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को जनरल मैनेज करने के लिए जो खर्चे लगते हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आते हैं। दीज आर इन नेचर ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड ऑल्सो टर्म्ड एज एडमिन ओवरहेड। ये हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट टाइप के होते हैं और इन्हें हम एडमिन ओवरहेड भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज आर इंक्लूडेड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इन सेल्स मैनेजमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट को सेल करने डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पर लगती है, जैसे कि सेल्समैन का खर्चा हो गया, सेल्समैन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी चीजें आती है हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। Distribution costs are the cost incurred in handling a product from time to time it complete in work until it reaches the ultimate consumer। सेलिंग कॉस्ट में तो प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो खर्चा आता है वो आता है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या आता है? प्रोडक्ट को हैंडल करने का, मतलब जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, फिनिश्ड गुड तैयार हो गया, तब से लेकर उसे जब तक वो सेल नहीं हो जाता है, कंज्यूमर के पास तक नहीं पहुंच पा जाता है, जो जो खर्चा आता है उसे हैंडल करने के लिए वो आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। ठीक है, फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर द कॉस्ट फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट प्रोडक्ट और इंप्रूव प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर वो कॉस्ट आती है जो कि किस लिए की जाती है? किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, जो रिसर्च करे जाते हैं, उनकी जो भी कॉस्ट होती है वो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर आती है, जिसके अंदर एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, ओल्ड प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए, मार्केट रिसर्च, जो ये सारी चीजें आती हैं, और कमर्शियलाइजेशन, इन सारी चीजों की जो ये कॉस्ट होती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर आपकी आती है। ठीक है, फिर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर। बिहेवियर के बेसिस पर कौन कौन सी कॉस्ट होती है? तो सबसे पहले आती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी इन शॉर्ट रन। एक्टिविटी के वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से जो कॉस्ट चेंज ना हो, सेम ही रहे, वो कहलाती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। दीज कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेरी फ्लक्चुएशन इन एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज। किसी कंपनी ने अपना प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, लेकिन जिस कॉस्ट पर कोई फर्क ना पड़े वो कहलाती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। दीज आर ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। इसको हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। फिर आती है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एलिमेंट विच टेंड्स टू डायरेक्टली वेरी विद वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज हो, मतलब जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी ज्यादा वो कॉस्ट बढ़ जाए, जितना प्रोडक्शन का वॉल्यूम कम होगा उतनी वो कॉस्ट कम हो जाए, वो आती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। वेरिएबल कॉस्ट है टू पार्ट। वेरिएबल कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, फिर आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट। दीज आर पार्शियली अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। सेमी वेरिएबल, जैसा कि इसका नाम है, ये दोनों टाइप की होती है। इसके अंदर फिक्स्ड एलिमेंट भी होता है, वेरिएबल एलिमेंट भी होता है। मतलब कुछ पार्ट होता है इसका जो फ्लक्चुएशन की वजह से चेंज होता है, और कुछ पार्ट होता है जो चेंज प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन की वजह से चेंज नहीं होता है। तो ऐसी कॉस्ट को हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। दीज आर पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरिएबल कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। ये कैसी होती है? ये कुछ पार्ट इसका फिक्स होता है, कुछ पार्ट इसका वेरिएबल होता है, तो वो कहलाती है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के बेसिस पर हमने कॉस्ट को डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले आती है डिफरेंशियल मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? ये वेरिएबल कॉस्ट का सम टोटल होती है, जिसके अंदर हमारी सारी प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज पर यूनिट is the change in amount at a given volume of output by which the aggregate cost change if the volume of output is increased or decreased by 1 unit। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें हम तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने से जो हमारी कॉस्ट में चेंज आता है, जितनी हमारी कॉस्ट का ज्यादा या कम होती है वो चीज कहलाती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन था उससे अगर हम एक यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्ट जितनी बढ़ती है उस चीज को मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। फिर आती है डिफरेंशियल कॉस्ट। तो डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है? एक लेवल पर हम प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हमने अपना लेवल चेंज कर लिया है, दूसरे लेवल पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं,
तो इन दोनों लेवल के बीच में जो कॉस्ट का डिफरेंस आया कि पहले हम जितना प्रोडक्शन कर रहे थे उस पर जो कॉस्ट लग रही थी और अब जो हमने चूज करा है प्रोडक्शन करने का उस पर जो कॉस्ट लग रही है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव फोरगोन बाय अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी और एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज इन स्पेसिफिक मैनर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जो हम मेथड यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए उसकी वजह से जो हमारी वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव फोरगोन उसका, मान लो हमने प्रोडक्शन करने में किसी रिसोर्सेज का यूज करा, उस रिसोर्सेज को हम किसी और तरीके से यूज करते तो उससे हमें कुछ फायदा होता। तो जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी है ना कि हमें वो फायदा नहीं मिल पाया क्योंकि हमने प्रोडक्शन में उसका यूज कर लिया उस रिसोर्स का, तो जो कॉस्ट लगी है वो कहलाती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो आपके पास कोई लैंड है, आप उस पर उसे रेंट पर देकर 1 लाख रुपीज अर्न कर सकते थे, लेकिन आपने उसे अपने खुद के प्रोडक्शन में यूज कर लिया लैंड को, तो आप वो 1 लाख रुपीज अर्न नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 1 लाख हो गई ये कहलाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इट इज द रिटर्न ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट अदर देन प्रेजेंट वन। अभी जो हमें रिटर्न मिल रहा है उसके अलावा अगर किसी और रिसोर्स से कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है तो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इन करंट मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट। किसी भी एसेट की आज के टाइम में मार्केट में क्या वैल्यू है उस चीज को कहा जाता है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एन इक्विपमेंट और मशीन इन कंसिडरेशन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वन एंड इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का यूज क्या होता है? ये हमें बताता है कि हमें कब हमारी जो एसेट है या मशीनरी है या इक्विपमेंट है उसे कब रिप्लेस करना है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जाता है। तो अगर मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा हो, रिप्लेस करने की कॉस्ट कम आ रही हो, तो फिर उस टाइम पर क्या अच्छा रहता है? उसको रिप्लेस करना सही रहता है। तो इसलिए हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है हमारा रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट कॉस्ट आर दी कॉस्ट विच आर रेलेवेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन। ऐसी कॉस्ट जो कि किसी एक स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन के लिए रेलेवेंट हो उसे रिलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ओनली दोज कॉस्ट आर रिलेवेंट विच आर पर्टेन टू द डिसीजन एट हैंड। डिसीजन लेने के टाइम पर जो कॉस्ट हमें जाननी जरूरी होती है वो सारी कॉस्ट हमारी रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर आती हैं। फिर आती है इम्प्यूटेड कॉस्ट। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट आर हाइपोथेटिकल और नोशनल कॉस्ट नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले कंप्यूटेड ओनली फॉर पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऐसी कॉस्ट जिसे हम सिर्फ किस लिए कैलकुलेट करते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए कैलकुलेट करते हैं। ना तो उसमें कोई कैश का आउटफ्लो होता है और ना ही उसमें कोई पैसे नुकसान होता है। वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल और नोशनल कॉस्ट होती है जो कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के लिए यूज की जाती है, उसे इम्प्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। इन रिस्पेक्ट इम्प्यूटेड कॉस्ट आर सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो हमारी कुछ ना कुछ सिमिलर होती है इम्प्यूटेड कॉस्ट के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी संक कॉस्ट। तो संक कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट विच आर इनकर्ड संक इन पास्ट एंड आर नॉट रेलेवेंट टू पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बीइंग कंसीडर्ड। ऐसी कॉस्ट जो हमारी पास्ट टाइम में इनकर हुई थी लेकिन आज के टाइम पे उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, उस कॉस्ट को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो कहलाती है हमारी संक कॉस्ट। संक कॉस्ट आर दोज दैट हैव बीन इनकर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट एंड व्हिच विल नॉट हैव रिकवर्ड इफ प्रोजेक्ट इज टर्मिनेटेड। ऐसी कॉस्ट जो किसी प्रोजेक्ट के लिए इनकर करी गई थी लेकिन अब प्रोजेक्ट अगर खत्म भी हो जाता है तो वो हमारी कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकती है, वो कहलाती है हमारी संक कॉस्ट। फिर आता है नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? तो नॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इज नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशन इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज अचीव्ड। ऐसी कॉस्ट जो नॉर्मली जो हमारा आउटपुट का लेवल है उस पर इनकर होगी ही होगी, वो कहलाती है हमारी नॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट इज एन अनयूजुअल एंड टिपिकल कॉस्ट हुज ऑकरेंस इज यूजुअली इरेगुलर एंड अनएक्सपेक्टेड एंड ड्यू टू सम एबनॉर्मल सिचुएशन ऑफ प्रोडक्शन। एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो हमारी रेगुलर इनकर नहीं होती है, कभी कभार होती है और किस वजह से? किसी गलती की वजह से होती है, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से जो कॉस्ट इनकर होती है उसे हम एबनॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइडेबल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो अवॉइडेबल कॉस्ट आर दोज विच आर अंडर गिवन कंडीशन ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड। अवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? ऐसी कॉस्ट जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसको अगर हम इनकर ना भी करें तो भी हमारा काम चल जाता है, वो कहलाती है अवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट विच आर इनसेपरेबल कॉस्ट विच आर एसेंशियली टू बी इनकर्ड विद इन द लिमिट और नॉर्म्स प्रोवाइडेड फॉर। और अनअवॉइडेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसे हमें इनकर करना ही पड़ेगा अगर हमें कोई पर्टिकुलर वर्क करना है, तो वो कहलाती है हमारी अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस। प्रोडक्शन और प्रोसेस के बेसिस पर जो हमने कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर रखा है उसके बेसिस पर पहली है बैच कॉस्टिंग,
तो बैच कॉस्टिंग इज द एग्रीगेट कॉस्ट रिलेटेड टू कॉस्ट यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर आर्टिकल विच मेंटेन इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट वन और मोर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ऐसी कॉस्ट जो हम कैसे मेजर करते हैं, बैच में मेजर करते हैं, मतलब एक ग्रुप में कई सारे ऑब्जेक्ट की जो सिमिलर होते हैं उनकी कॉस्ट को मेजर करते हैं, वो कहलाती है बैच कॉस्टिंग। इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट इज एसरटेन्ड। एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट को जाना जाता है, वो कहलाती है हमारी बैच कॉस्टिंग। ठीक है, फिर आती है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज सच दैट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस और रिपीटेटिव ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस, द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड इज कंसीडर्ड एज प्रोसेस कॉस्ट। जब क्या होता है, कई सारे जो प्रोडक्ट होते हैं एक साथ एक प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, तो उस टाइम पर हम जब कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट को, एक पूरे प्रोसेस की कॉस्ट की, इतने गुड्स को इस प्रोसेस में से निकलने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर होती है, वो कहलाती है हमारी प्रोसेस कॉस्ट। द प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोसेस कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड। अगर हमें प्रोसेस कॉस्ट से यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रोसेस कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस में से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास प्रोसेस कॉस्ट से यूनिट कॉस्ट निकल कर आ जाती है। फिर आती है हमारी ऑपरेशन कॉस्ट। तो ऑपरेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस और बिजनेस एक्टिविटी। ऑपरेशन कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस की कॉस्ट होती है, कोई एक प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो भी कॉस्ट लगती है वो सारी ऑपरेशन कॉस्ट कहलाती है। द कॉस्ट यूनिट इन दिस मेथड इज द ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ प्रोसेस। इसके अंदर हम एक प्रोसेस की नहीं, एक पूरे ऑपरेशन की, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक बनने के लिए जो भी ऑपरेशन होते हैं उनकी जो कॉस्ट आती है वो हमारी ऑपरेशन कॉस्ट के अंदर आती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड conducting a business activity. Operating cost refer to the cost of undertaking which do not manufacture any product but which provide services. ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके लिए कैलकुलेट करी जाती है, ऐसी यूनिट जो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती है बल्कि सर्विस प्रोवाइड करवाती है, उसको वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो जो अपनी एक्टिविटी है उसे ऑपरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट आती है वो हमारी कहलाती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद सम टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन कॉन्ट्रैक्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर। ये कौन यूज करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो इस कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी हैं उनके बीच में जो कॉस्ट डिसाइड होती है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, वो कहलाती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। दिस मेथड इज यूज्ड इन अंडरटेकिंग कैरिंग आउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग कंसर्न सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। ये कौन यूज करता है, जो कोई बिल्डर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शनल इंजीनियर्स होते हैं, वो उनको ये कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। नेक्स्ट है जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट आर कॉमन कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी और सर्विस एम्प्लॉयड इन आउटपुट और टू और मोर साइमल्टेनियस प्रोड्यूस और अदरवाइज क्लोजली रिलेटेड टू ऑपरेशन कम्युनिटी और सर्विसेज। जॉइंट कॉस्ट क्या होती है, जब कोई जो हमारी गुड्स या सर्विस होती है वो सभी को एक प्रोसेस से होकर निकलना ही होता है, मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस, उतने प्रोसेस तक सभी को होना होता है, उसके बाद उनमें फिर चेंजेस आते हैं, किसी का किसी तरीके से प्रोडक्शन होता है, किसी का किसी तरीके से, लेकिन जहां तक उनका सेम प्रोसेस होता है उस टाइम पर जो कॉस्ट आती है वो कहलाती है हमारी जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, फिर आती है बाई प्रोडक्ट कॉस्ट। तो बाई प्रोडक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट असाइन टू बाई प्रोडक्ट टिल द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट से बाई प्रोडक्ट बनने तक जो कॉस्ट इनकर होती है वो कहलाती है हमारी बाई प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, फिर है क्लासिफिकेशन बाय टाइम। टाइम के बेसिस पर हमने जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर रखा है वो क्या कर रखा है, नंबर 1 है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट आर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एसेट और प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। हिस्टोरिक कॉस्ट क्या होती है, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है जिस पर हमने किसी गुड्स या सर्विस को एक्वायर करा होता है, लिया होता है, वो कहलाती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। दे आर पोस्ट मॉर्टम कॉस्ट ascertained आफ्टर दे हैव बीन incurred एंड दे रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्मेंस। इसे हम पोस्टमार्टम कॉस्ट भी कहते हैं, और ये क्या होती है, एक्चुअल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की कॉस्ट होती है कि अगर हम इस चीज को एक्चुअल में खरीदी थी जब हमने ये चीज, तो इसकी क्या कॉस्ट थी, वो कहलाती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट आर कंप्यूटेड इन एडवांस ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट एंड कॉस्ट डेटा। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होती है, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करने से पहले ही जिसकी हम कॉस्ट को एसरटेन कर लें, एस्टिमेट कर लें, वो कहलाती है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। और उसी कॉस्ट के अंदर हमें अगर प्रोडक्शन करना होता है तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में भी आइदर स्टैंडर्ड और एस्टिमेटेड। जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है वो कैसी भी हो सकती है, या तो स्टैंडर्ड हो सकती है, मतलब हमें एग्जैक्ट पता हो कि इतनी ही कॉस्ट आएगी, या फिर हम एक उसका एस्टिमेट भी लगा सकते हैं, तो वो कहलाती है हमारी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो अ प्री डिटरमाइंड नॉर्म अप्लाई एज अ स्केल ऑफ रेफरेंस फॉर असेसिंग एक्चुअल कॉस्ट whether these are more or less. The standard cost serves as basis for cost control and a measure of productivity efficiency when ultimately posed with an actual cost. स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है,
प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है जो हमने एस्टिमेट करी होती है, उसी को हम एक तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। तो आप प्री डिटरमाइंड नॉर्म अप्लाई एज अ स्केल ऑफ रेफरेंस। जब हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि जो हमारी ये आइटम है इसकी जो वैल्यू है वो इतनी हो सकती है। तो जो ये हमने स्टैंडर्ड सेट करा वो उसकी कहलाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। फिर है एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर prepared in advance prior to performance of operation or even before the acceptance of sale order। एस्टिमेट कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जिसे का हम एक एस्टिमेट लगाते हैं जिसका हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है, सिर्फ हम एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ इतनी इसकी वैल्यू हो सकती है, तो वो चीज कहलाती है हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। और यहीं पर आकर आपकी सारी जितनी भी कॉस्ट का क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है आपका यूनिट नंबर 1 के अंदर, वो क्या है? कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना आपका जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वो है। तो इसमें मैं आपको फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ, जो इसके क्वेश्चन करेंगे वो हम एक्चुअल वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट में। तो अभी पहले इसका हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले आपके 3 हेडिंग आती है, कॉस्ट आइटम, अमाउंट के 2 कॉलम। सबसे पहले आती है आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आउटर कॉलम में। फिर उसमें आप ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, ऐड करते हैं परचेज और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो आपकी निकल के क्या आ जाती है? आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकल के आती है। जब ये 3 चीजें आप करते हैं, जो ये वाली आई है ना, ये इसमें पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपकी निकल के आ जाती है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। ऐसे ही आपको डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट लिखनी होती है आउटर कॉलम में। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट लिखनी होती है। इन तीनों को जब आप ऐड कर देते हैं तो आपकी निकल के आ जाती है प्राइम कॉस्ट जिसे बोलते हैं। फिर उसमें आप प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करते हैं, उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करते हैं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस करते हैं, तो आपकी निकल के आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। ये सारी चीजें बताऊंगा, प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होते हैं, डब्ल्यूआईपी क्या होता है, ये सारे हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें दी गई होती है चीजें, उसमें से हमें सिर्फ इसमें लिखनी होती है। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब उसमें हम एडमिन ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। फिर उसमें हम फिनिश्ड गुड को ऐड करते हैं, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड को माइनस करते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाती है कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड सोल्ड। उसके बाद उसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स हमारे पास निकल के आ जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद अगर आपने उसे सेल करा है तो सेल्स आती है, और उन दोनों को जब माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। कुछ इस तरीके से आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी होती है। देखिए ये आपको एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को हम डायरेक्ट जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो का पार्ट आएगा तो उसमें हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करवा दिया है। अब देखिए नेक्स्ट है रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है उसका क्या रोल होता है? तो सबसे नंबर 1 पे आता है कॉस्ट एनालिसिस। द कॉस्ट अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद वेरियस बिजनेस एक्टिविटी टू हेल्प मैनेजमेंट मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जो सबसे पहला काम होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का, वो होता है जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी हैंगी किसी बिजनेस की, उन सभी की कॉस्ट को एसरटेन करना, जानना, एनालाइज करना, ये काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसकी मदद से फिर मैनेजमेंट क्या कर सके, सही डिसीजन ले पाए। तो कॉस्ट एनालिसिस सबसे पहला काम होता है। दिस इंक्लूड एनालाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड अदर एक्सपेंस। इसके अंदर वो किन किन कॉस्ट का एनालाइज करता है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और एक्सपेंसिस कॉस्ट को एनालाइज करता है। फिर रहेगा बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। तो कॉस्ट अकाउंटेंट आर इन्वॉल्वड इन प्रिपेयरिंग बजट एंड फोरकास्ट बेस्ड ऑन कॉस्ट डेटा एनालिसिस। अब जो कॉस्ट के डेटा का एनालिसिस करा है उसके बेसिस पर कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्क होता है कि वो बजट तैयार करे, फोरकास्ट करे बजट को, जिसके बेसिस पर क्या करा जाएगा, आगे का प्रोडक्शन करा जाएगा। दे हेल्प इन सेटिंग कॉस्ट टारगेट एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिस टारगेट। वो क्या करते हैं? कॉस्ट का टारगेट सेट करते हैं और फिर आगे परफॉर्मेंस उसी के अकॉर्डिंग होती है जो टारगेट सेट किए जाते हैं। फिर रहेगा कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट अकाउंटेंट वर्क टू आइडेंटिफाई एरिया वेयर कॉस्ट आर रिड्यूस्ड और कंट्रोल्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज। कॉस्ट कंट्रोल थर्ड वर्क होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का। क्या होता है कि वो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां पर कॉस्ट को कम किया जा सकता है, लेकिन कॉस्ट वहीं कम करनी है जहां पर क्वालिटी ऑफ गुड्स पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो कॉस्ट को कम करेंगे, तो वो कॉस्ट कंट्रोल कहलाएगा। दे ऑल्सो इम्प्लीमेंट कॉस्ट कंट्रोल मेजर टू इंश्योर दैट कॉस्ट आर केप्ट विद इन बजट। और वो ये भी ध्यान रखते हैं कि जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो जितनी बजटेड कॉस्ट है उसी के अंदर रहकर वर्क हो। फिर है प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो कॉस्ट अकाउंटेंट प्ले अ की रोल इन डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस बाय कंसीडरिंग द ऑल रिलेवेंट कॉस्ट, इंश्योरिंग दैट प्राइसेस आर कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट।
नेक्स्ट वर्क क्या होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का, वो होता है प्रोडक्ट प्राइसिंग। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जानने के लिए, मैनेजमेंट को बताने के लिए कि किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरी कॉस्ट को एनालाइज करा होता है, उन्हें पता होता है कौन कौन सी कॉस्ट इनकर हुई है, उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट की कंडीशन को देखकर सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट का। फिर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट आर इन्वॉल्वड इन मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड इंश्योर दैट देयर इज नो ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट वर्क क्या होता है, इन्वेंट्री को मैनेज करना, ये ध्यान रखना कि ना तो कोई ओवर स्टॉक हो ना कोई अंडर स्टॉक हो, जितने स्टॉक की जरूरत है उतना स्टॉक हो और बाकी सारी चीजें सही से चलती रहें, वो कहलाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट वर्क ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। फिर है डिसीजन सपोर्ट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग कॉस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड एनालाइज हेल्प देम टू मेक अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन। जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो मैनेजमेंट को वेरियस टाइप की कॉस्ट को एनालाइज करके बताते हैं, जिससे क्या होता है जो मैनेजमेंट है वो साउंड डिसीजन पॉलिसी क्रिएट कर पाता है, सही से डिसीजन ले पाता है। तो ये कहलाता है उनका डिसीजन सपोर्ट वर्क ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। तो ये आपके 6 काम बता दिए, रोल बता दिए कि कॉस्ट अकाउंटेंट का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको इसमें पढ़ना है वो हैंगे आपके दो जो CAS आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कवर करवाने हैं। वो मैं करवाऊंगा इन वीडियोस के पार्ट नंबर 3 में, जिसके अंदर सिर्फ मैं वो दोनों स्टैंडर्ड ही कवर करवाने वाला हूं। तो वो वीडियो एक सेपरेट वीडियो हो जाएगी जिससे आपको एक अच्छी नॉलेज उनकी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इन दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।